गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। हम भी ठीक हैं। आज बायोलॉजी क्लास है हमारी और बायोलॉजी के आते हैं तो ये बच्चे ध्यान से सुनेंगे, मतलब सभी लोग सुनेंगे। ध्यान से यही बच्चे ने सभी लोग सुनेंगे क्योंकि ये टॉपिक आम होने वाला है। तो इस टॉपिक का जो नाम है, जिसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक रोग कहते हैं, यानी जेनेटिक डिजीज कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रोग क्या होता है, फिर तो हम बात करेंगे जेनेटिक डिजीज की। तो रोग जिसे हम क्या कहते हैं, डिजीज, रोग को हम क्या कहते हैं, डिजीज। ठीक, डिजीज किसे कहते हैं? आनुवंशिक रोग। तो देखिए, बीमार तो सभी लोग पड़ते हैं, हर कोई यहाँ बीमार पड़ता है। तो ये जो बीमार पड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रोग कहते हैं या बीमारी कहते हैं। तो ये जो रोग होते हैं यह मुख्यतः इसे हम कह सकते हैं क्योंकि प्रत्येक जो जीवधारी हो या समस्त जीवधारी जो बने होते हैं, किसकी बने होते हैं? कोशिका की। समस्त जीवधारियों का जो शरीर किससे बना होता है? कोशिका से बना होता है, यानी सेल से बना होता है। तो सेल क्या होता है, हम क्या कहते हैं, ये जीवधारियों के शरीर की, जीवधारी के शरीर की, यहाँ लिखेंगे जीवधारी की शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। जो कोशिका, हम किसकी बात कर रहे हैं? कोशिका की बात कर रहे हैं। कोशिका क्या होती है? प्रत्येक जीवधारी की शरीर की संरचनात्मक और एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो इसी में अगर हम बात करें रोग की, तो यानी कि हम रोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी जीवधारी की संरचना में या क्रियाओं में किसी प्रकार का व्यवधान या विकार उत्पन्न हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। यानी कि जीवधारी के शरीर किससे बनी थी? कोशिका, कोशिका से बनी थी। कोशिका क्या होती है? शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो अगर इसी संरचना में, यानी हमारे शरीर की जो बनावट है, इसमें किसी प्रकार का या हमारे शरीर की क्रियाओं में किसी प्रकार का विकार या व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। तो जो रोग होते हैं, रोग दो प्रकार के होते हैं। रोग कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ से हम रोग जो होता है कितने प्रकार का? दो। एक होता है आनुवंशिक रोग। कौन सा रोग होगा? आनुवंशिक रोग। और दूसरा जो होता है उपार्जित रोग। ठीक, इसे बोलते हैं जेनेटिक डिजीज और इसे बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज। ठीक, जेनेटिक डिजीज और एक्वायर्ड, यानी आनुवंशिक रोग और उपार्जित रोग। आनुवंशिक रोग किसे कहते हैं? वह रोग जो किसी संतान में जन्म से या उसके माता पिता से प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक रोग कहते हैं। और वह रोग जो जन्म के बाद होता है, आपके खाने पीने में कमी हो या रहन सहन में या पोस्चर में किसी प्रकार की समस्या हो, तो उससे जो रोग उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? उपार्जित रोग कहते हैं। तो रोग कितने प्रकार के होते हैं? आनुवंशिक रोग और उपार्जित रोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यह है आनुवंशिक रोग। कौन सा रोग है? आनुवंशिक रोग। तो हम लोग किस पे बात करेंगे? आनुवंशिक रोग पे बात करेंगे। तो आनुवंशिक रोग किसे कहते हैं? वह रोग जो उसके माता पिता से प्राप्त होता है संतान में, या फिर जन्म से ही रोग उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक रोग कहते हैं। तो जैसे अगर हम बात करते हैं तो माता प्लस पिता, इनके द्वारा क्या होता है? संतान उत्पन्न होते हैं। और संतान में जो रोग उत्पन्न होता है, ठीक, उसे इनके द्वारा, यानी माता पिता से जो रोग संतान में जाता है उसे हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक रोग कहते हैं। ठीक है, तो जो रोग यहाँ पे जो रोग स्थानांतरित होगा उसे हम क्या कहेंगे? आनुवंशिक रोग कहेंगे। और ये आनुवंशिक किसके कारण जाता है? किसके माध्यम द्वारा जाता है? जीन के, यानी किसके माध्यम से जाता है? जीन के। क्योंकि जीन क्या होता है? एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो ये जीन के द्वारा, यानी माता पिता से यह जो रोग जीन द्वारा जो लक्षण जाता है, यानी जो रोग जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक रोग कहते हैं या जेनेटिक
जेनेटिक डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जेनेटिक डिजीज कहते हैं। ठीक, तो कभी कभी क्या होता है कि आनुवंशिक रोग का नाम नहीं देता, जैसे आप लोग बात करते हैं वर्णानता, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, तो ठीक है। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो रंजकहीनता, बहुत सारे जो रोग होते हैं जो माता पिता से उनके संतानों में स्थानांतरित होते हैं। तो इस प्रकार के रोग की अगर हम बात करते हैं तो ये रोग क्या कहलाते हैं? आनुवंशिक रोग या जेनेटिक रोग। तो ये जो रोग होते हैं तो इसका जो मुख्य जो कारण होता है, स्थानांतरित होने का जो मुख्य कारण होता है वह क्या होता है? गुणसूत्र होता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक, जो क्रोमोसोम होता है यानी गुणसूत्र होता है, यह किसके से बना होता है? डीएनए से बना होता है। किससे बना होता है? डीएनए। अगर हम आनुवंशिक यूकेरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो इसमें जो होते हैं आनुवंशिक जो गुणसूत्र होता है वो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। तो डीएनए का हम फुल फॉर्म जानते हैं, जैसे डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल या एसिड। ठीक, डीएनए का फुल फॉर्म उसे तो जानते हैं नॉर्मली, आप सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। इसे हम क्या कहते हैं? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए। तो जो डीएनए का जो प्रत्येक कण होता है यानी डीएनए के यानी जो कण होता है या डीएनए जो उपस्थित है उसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो ये जो होता है प्रत्येक जीन के कण से डीएनए बनता है और डीएनए से क्या बनता है? गुणसूत्र। तो जो जितने भी आनुवंशिक पदार्थ होते हैं वह इन्हीं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? गुणसूत्र के माध्यम द्वारा होता है, क्योंकि गुणसूत्र ही जाता है ना। तो यहाँ पे जो गुणसूत्र होते हैं, तो अगर हम बात करते हैं तो जो गुणसूत्र होता है ये कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्र जो होता है मुख्यतः कोशिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हम बात करते हैं केंद्रक में, यानी केंद्रक को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है? इधर दिखाई दे रहा है, हाँ, कोशिका में। न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है? कोशिका में। तो कोई केंद्रक में गुणसूत्र होता है, कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक में गुणसूत्र होता है। और गुणसूत्र किसका होता है? डीएनए। और डीएनए का प्रत्येक कण किससे होता है? जीन से बना होता है। देखिए, जब हम गुणसूत्र का तो यहाँ पे हम विस्तृत जानकारी तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में बताएंगे जरूर, क्योंकि गुणसूत्र का एक टॉपिक है जो हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, और जिसके बारे में हमने पढ़ा भी दिया है। पीछे कुछ वीडियो हमने गुणसूत्र के बारे में पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ देखते हैं गुणसूत्र क्या होता है। तो अगर हम गुणसूत्र देखें तो मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं। तो ये जो 46 गुणसूत्र होते हैं, इन्हीं के कारण क्या होता है? यह आनुवंशिक रोग उत्पन्न होता है। जो आनुवंशिक रोग क्या होता है? गुणसूत्र के कारण। इसके कारण क्या क्या है? पहला है, जो गुणसूत्र होते हैं इनकी संख्या में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। संख्या परिवर्तन हो जाए। क्या हो जाए? संख्या परिवर्तन हो जाए। संख्या परिवर्तन का मतलब होता है गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं। अब 46 के बजाय क्या होता है? या तो इसकी संख्या में क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए, या फिर क्या हो जाए? कमी हो जाए। तो इसके द्वारा जो रोग होते हैं, यानी गुणसूत्रों की संख्या में कमी और अधिकता के द्वारा जो रोग होते हैं उसे हम आनुवंशिक रोग या सिंड्रोम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भैया? सिंड्रोम पढ़ते हैं। ठीक, पहला कारण हो गया जो गुणसूत्र। हमने कहा ना कि जो आनुवंशिक रोग होता है ये किसके इर्द गिर्द घूमेगा? गुणसूत्र के इर्द गिर्द ही घूमेगा। जब भी होगा गुणसूत्र के माध्यम से होगा। ठीक, गुणसूत्र के जुड़े हुए पदार्थों के द्वारा ही होगा। तो पहला कारण क्या हो गया? पहला कारण क्या होता है? गुणसूत्र की संख्या में अगर परिवर्तन हो जाए, वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए, तो इसके कारण भी क्या होते हैं? आनुवंशिक रोग उत्पन्न होते हैं। कौन सा? आनुवंशिक रोग होते हैं जिसे हम सिंड्रोम कहते हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो इसकी संरचना में क्या हो जाए? संरचना में परिवर्तन हो जाए। संरचना परिवर्तित हो जाए। संरचना परिवर्तन। ठीक, गुणसूत्र की संरचना परिवर्तन हो जाए। गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन यानी क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि जो गुणसूत्र होते हैं हमेशा पेयर में जुड़े स्थिर होते हैं। ठीक,
तो इस पे किसी एक भाग है यानी अर्ध गुणसूत्र का कोई एक भाग का क्या हो जाए, यहाँ पे विलोपन हो जाए। क्या हो जाए? विलोपन हो जाए, मतलब यहाँ से खत्म हो जाए। ठीक, तो इस कंडीशन यानी संरचना परिवर्तन के कारण भी क्या होते हैं? आनुवंशिक रोग होते हैं। तीसरा कारण जो अगर हम बात करते हैं तो तीसरा कारण क्या होता है भैया? तीसरा जो होता है जीन की संख्या यानी जीन की संरचना में परिवर्तन कारण। ठीक है, जो डीएनए होता है, डीएनए का प्रत्येक कण किससे बना होता है? जीन से। और जीन में परिवर्तन के कारण, किसके कारण होता है? जीन में परिवर्तन हो जाए। ठीक है, इसके जगह कोई और, मतलब इनकी जो जीन को स्थापित है, क्योंकि जो प्रत्येक डीएनए होता है, जैसे मान लीजिए हम ये डीएनए की बात कर रहे हैं, तो इन पे क्या होता है? जीन उपस्थित होते हैं। तो जीन जो होते हैं इनके स्थान में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। इनके स्थान में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए, या यहाँ से जीन हट ही जाए या कोई दूसरा जीन आके जुड़ जाए, तो इनके कारण भी आनुवंशिक रोग उत्पन्न होते हैं। इनके कारण क्या होता है? आनुवंशिक रोग उत्पन्न होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि ये जो पूछता है कि आनुवंशिक या जेनेटिक रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है, तो अगर वहाँ पे क्या होगा? गुणसूत्र के कारण से होता है। किसके कारण होता है? गुणसूत्र के, यानी गुणसूत्र ही क्या है? मेन है, क्योंकि गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन हो जाए, कमी या अधिकता हो जाए। दूसरा है इसकी संरचना में परिवर्तन हो जाए। तीसरा जो डीएनए का, गुणसूत्र किसका बना होता है? डीएनए का बना होता है। और डीएनए का प्रत्येक कण क्या होता है? जीन होता है। तो जीन की परिवर्तन, जीन की संरचना, जीन में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए, कोई नया जीन जुड़ जाए या इसका स्थान परिवर्तन हो जाए, या यहाँ से जीन, यहाँ पे जो डीएनए पर से जो जीन हट जाए, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आनुवंशिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इन सबको हम क्या, ये कारण है, ये क्या है? ये मुख्य रूप से कारण है किसके? आनुवंशिक रोग के। बात तो समझ में आ गई? ये किसके रोग के कारण है? आनुवंशिक रोग के। ठीक, अब हम बात करते हैं, बात करेंगे हम गुणसूत्र की। गुणसूत्र, ठीक, तो गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं, ये हमने बता दिया। और डीएनए में क्या होते हैं? जीन होता है, यानी डीएनए का प्रत्येक कण या डीएनए पर जीन उपस्थित होते हैं, या डीएनए का प्रत्येक कण जीन से बना होता है। और गुणसूत्र कहाँ होता है? केंद्रक में। और केंद्रक कहाँ होता है? कोशिका में। कहाँ पर होती है? और कोशिका क्या होती है? शरीर की संरचनात्मक होती है, संरचना उत्पन्न करती है। ठीक, शरीर की संरचनात्मक या व्यवस्थात्मक हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है कोशिका। ठीक, अब क्या होता है कि कोशिका में केंद्रक, केंद्रक में गुणसूत्र, और गुणसूत्र से क्या होते हैं? डीएनए, डीएनए से जीन। तो इस तरह से क्या होता है? एक माध्यम द्वारा ये जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होता है? और ये क्या होता है? केंद्र होता है। गुणसूत्र क्या होता है? गुणसूत्र ही, यहाँ पे हम कह सकते हैं गुणसूत्र ही आनुवंशिक रोग का क्या होता है? केंद्र होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कुछ ऐसे आनुवंशिक रोग जिसके बारे में हमें पढ़ना है, बहुत सारे हैं आनुवंशिक रोग होते हैं। तो अभी हम देखेंगे जो जीन से संबंधित, किससे संबंधित देखेंगे रोग? जीन से संबंधित। कुछ रोग होते हैं जो हमने बताया ना, 3 कारणों से, एक गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण कमी या वृद्धि हो जाए। दूसरा क्या होता है? गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन हो जाए। ठीक, और तीसरा होता है जीन में परिवर्तन हो जाए। किसमें परिवर्तन हो जाए? जीन में। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले हीमोफीलिया। ठीक, इसके बाद क्या होता है? हीमोफीलिया के बाद होता है वर्णांधता, इसे बोलते हैं ब्लाइंड, कौन सा? ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक, तीसरा जो रोग होता है कौन सा होता है? थैलेसीमिया, ठीक। चौथा जो रोग होता है क्या बोलते हैं? सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। ठीक,
और पांचवा जो होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रंजकहीनता। ठीक, तो ये सब जो रोग हैं ये जीन में परिवर्तन कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? जीन में परिवर्तन कारण होते हैं। ये जो रोग होते हैं किसके कारण उत्पन्न होते हैं? जीन में परिवर्तन कारण उत्पन्न होते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं, अब इसकी बात कर रहे हैं हम, हीमोफीलिया की बात कर रहे हैं, करेंगे हम इसकी बात करेंगे हम हीमोफीलिया की। तो यहाँ पे हम हीमोफीलिया डिजीज इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, हीमोफीलिक या हीमोफीलिया डिजीज रोग। ठीक, तो हीमोफीलिया जो रोग होता है यह क्या है? एक प्रकार का आनुवंशिक रोग होता है। क्या होता है भैया? ये आनुवंशिक रोग होता है। हीमोफीलिया क्या होता है? आनुवंशिक रोग होता है। दूसरा जो इसमें कारण होता है यह लिंग संलग्न रोग होता है। लिंग संलग्न रोग, इसे हम बोलते हैं सेक्स लिंकेज। सेक्स लिंकेज। ठीक, और तीसरा जो कारण होता है जिसे हम बोलते हैं जीन। और ये जो जीन पाया जाता है, इस प्रकार का जो रोग पाया जाता है वह जीन की संरचना ये क्या होता है? मुख्य रूप से यक्स क्रोमोसोम पर। कौन से क्रोमोसोम पर? यक्स क्रोमोसोम पर। ठीक, तो हम इसके बारे में 3 चीज़ें बताएं आपको। यह आनुवंशिक रोग होता है क्योंकि ये वंशगत होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। दूसरा जो होता है लिंग संलग्न रोग। लिंग संलग्न रोग यहाँ पे हम थोड़ा सा हम बात करेंगे कुछ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हम बात नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो देखिए जो हमने बताया जो गुणसूत्र होते हैं, क्या कौन सा सूत्र होते हैं? क्रोमोसोम। ठीक, और क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 होते हैं। यानी हम क्या कर सकते हैं? 23 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 46 या 23 जोड़े होते हैं। तो ये जो गुणसूत्र होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ऑटोसोम, हेटेरोसोम, यानी हम क्या करते हैं? एलोसोम। ऑटोसोम और एलोसोम, यानी इसे हम अलिंग गुणसूत्र कहेंगे। अलिंग और लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम और सोमैटिक क्रोमोसोम। ठीक, तो यहाँ पे ये जो होते हैं ये 22 जोड़े होते हैं, या हम कह सकते हैं कितने होते हैं? 44 होते हैं। ठीक, जो लिंग गुणसूत्र होता है यानी जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक, जो सेक्स क्रोमोसोम होता है यह जो होता है नर में और मादा में क्या होते हैं? अलग अलग। नर में क्या होता है? यक्स और वाई होता है, और मादा में यक्स एस गुणसूत्र होता है। ठीक, नर में क्या होता है? यक्स और वाई गुणसूत्र होता है, और मादा में कौन सा होता है? यक्स एस गुणसूत्र होता है। तो यह जो होता है कौन सा? अलिंग ना होकर केवल कौन सा गुणसूत्र रोग है? ये सेक्स क्रोमोसोम। ठीक, कौन सा होता है? ये सेक्स क्रोमोसोम लिंग गुणसूत्र से होता है। किसके द्वारा होता है? लिंग गुणसूत्र। तो अगर हम बात करते हैं हीमोफीलिया की, तो हीमोफीलिया जो होता है इसमें क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। इस रोग में क्या होता है? इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो इसे हम और भी नामों से जानते हैं। इसे हम रॉयल डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉयल डिजीज भी कहते हैं। इस रोग को हम क्या कहते हैं? रॉयल डिजीज भी कहते हैं, यानी कि शाही बीमारी कहते हैं, शाही रोग कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं? शाही रोग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो रोग सर्वप्रथम किसमें देखा गया था? ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया में देखा गया था। जो ब्रिटेन की महारानी थी, ब्रिटेन की महारानी किसमें देखा था? क्या था? विक्टोरिया में। ठीक, किसमें देखा गया था? विक्टोरिया में। ठीक, तो इसे इसीलिए हम क्या कहते हैं? इसे रॉयल डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रॉयल डिजीज। दूसरा इसका जो नाम है, ठीक, दूसरा जो नाम है इसे हम क्रिसमस रोग भी कहते हैं। क्रिसमस रोग, क्या कहते हैं इसे हम? क्रिसमस रोग।
और क्रिसमस रोग कहने के दो कारण हैं। क्रिसमस रोग क्या होता है, इसके क्रिसमस रोग कहने के इसके दो कारण हैं। पहला कारण क्या है कि इस रोग की जो मान्यता दी गई थी, यह 25 दिसंबर को दिया गया था। कितने दिसंबर को? 25 दिसंबर को। तो 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? क्रिसमस डे मनाया जाता है पूरे विश्व में। और ये जो क्रिसमस 25 दिसंबर को है, WHO ने, कौन? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे रोग आनुवंशिक रोग की श्रेणी में रखा था, जिसे इसे 25 कितने तारीख को? 25 दिसंबर को। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? क्रिसमस रोग कहते हैं। दूसरा जो कारण है कि स्टीफन क्रिसमस वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस रोग की व्याख्या की थी। क्या किया था? इस रोग की व्याख्या की थी स्टीफन क्रिसमस ने। इसलिए इसे हम क्रिसमस रोग भी कहते हैं। यानी इसको हम कौन कौन से नाम से जानते हैं? हीमोफीलिया को, ध्यान से सुनिएगा, हीमोफीलिक रोग तो जानते ही हैं। यानी दूसरा जो होता है, जिसे हम रॉयल डिजीज भी यानी शाही रोग भी कहते हैं। रॉयल डिजीज या शाही रोग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह रोग किस में देखा गया था? ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया में देखा गया था। कि यह रोग किस में पाया गया था? सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया में पाया जाता है। इसलिए वो क्या, वहाँ की महारानी थी, इसलिए उसे हम क्या कहें? रॉयल डिजीज का, रॉयल डिजीज या शाही रोग कहता है। तीसरा जो नाम दिया गया इसे कौन सा नाम दिया? क्रिसमस रोग भी नाम दिया गया। कौन सा रोग नाम दिया गया? क्रिसमस रोग। और क्रिसमस रोग नाम देने के इसके दो कारण थे। कौन कौन से कारण थे? एक, पहली बात, इसे WHO ने कब मान्यता दी? 25 दिसंबर को। तो 25 दिसंबर को क्या होता है? पूरे विश्व में क्रिसमस डे मनाया जाता है, इसलिए इसे हम क्रिसमस रोग से। और दूसरा कारण जो है, इसकी जो व्याख्या किए थे, किसने किया था? स्टीफन क्रिसमस ने किया था। किसने किया था? स्टीफन क्रिसमस ने किया था। इसलिए हम इसे क्रिसमस रोग के नाम से भी जानते हैं। किस रोग से भी जानते हैं? क्रिसमस रोग के भी। अब देखिए, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, अब देखिए जो रोग का अध्ययन, इस रोग का अध्ययन जॉन ऑटो ने किया था। जॉन ओटो किसने किया था? इस रोग का अध्ययन किसने किया था? जॉन ऑटो ने किया था। ठीक, उसके कारणों का पता कौन लगाया था? जॉन ऑटो ने किया था। दूसरा हेल्डेन ने क्या किया था? इन्होंने ब्रिटेन में महारानी में जो विक्टोरिया में जो रोग था उसका अध्ययन किए थे। ब्रिटेन की जो महारानी थी, यानी कि ब्रिटेन शाही, ठीक, यानी कि जो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया में इस रोग का अध्ययन करने वाले कौन थे? हेल्डेन थे। ये जो वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था? हेल्डेन थे। और इसके कारणों का पता किसने लगाया था? जॉन ऑटो ने लगाया था। जॉन ओटो किसने, कौन थे? जॉन ओटो। रोग का अध्ययन किसने किया था? इसका कारणों का पता किसने लगाया? जॉन ऑटो लगाया। और इसका जो ब्रिटेन की जो महारानी जो थी विक्टोरिया थी, उनमें इस रोग का अध्ययन कौन किए थे? हेल्डेन ने किए थे। किसने किया था? हेल्डेन ने। ठीक अब हम बात करते हैं इसमें कारणों को। ठीक, ये आप लोग साथ इसके ले लीजिएगा, हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें जो होता है, इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। इस रोग में क्या होता है? कारण अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक, यानी कि रक्त का थक्का नहीं बनता। इसे हम क्या कहते हैं? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग की, थोड़ा सा हम देख लेते हैं ब्लड क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग, क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग होने के कई कारण हैं। मुख्यतः हम कुछ कारणों के बारे में जानते हैं। पहला कारण क्या है? ब्लड क्लॉटिंग किसके सहायता से होता है?
प्लेटलेट्स की सहायता से होता है। प्लेटलेट्स, इसे हम बोलते हैं बिम्बाणु। क्या कहते हैं? बिम्बाणु कहते हैं। प्लेटलेट्स या बिम्बाणु कहते हैं। दूसरा जो होता है, इसमें जो विटामिन कौन सा होता है? के होता है। प्लेटलेट्स भाग लेते हैं, विटामिन के भाग लेते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें आयन की, कौन सा आयन होता है इसमें? कैल्शियम आयन होता है। कौन सा आयन होता है? कैल्शियम आयन होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें प्रोटीन की, तो इसमें कौन सा प्रोटीन होता है ब्लड को थक्का बल जमाने के लिए? फाइब्रिनोजन। क्या होता है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है। तो ब्लड के थक्का जमाने में प्लेटलेट्स फर्स्ट नंबर पे, इसके बाद विटामिन के, आयन के रूप में कैल्शियम होता है, और प्रोटीन के रूप में क्या होता है? फाइब्रिनोजन होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, मुख्यतः 13 कारक काम करते हैं। कितने कारक काम करते हैं? 13 कारक, यानी हम क्या कह सकते हैं इसको? फैक्टर्स कहते हैं। यानी 13 फैक्टर्स होते हैं। और इनका जो स्राव होता है, जो संश्लेषण होता है, वो किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा होता है, यानी कि लीवर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है भैया? लीवर के द्वारा। इन सभी कारकों का जो संश्लेषण होता है, इन 13 कारकों का जो संश्लेषण होता है, किसके द्वारा होता है? यकृत या लीवर द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? यकृत या लीवर द्वारा होता है। ठीक, तो ये सब क्या होते हैं? ये जो होते हैं ब्लड क्लॉटिंग में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो इस रोग में होता क्या है? ये जो रोग होता है हीमोफीलिया, तो ये जो होते हैं इसमें ब्लड का थक्का नहीं बनता है। आप लोग मेरे ख्याल से 60 स्कैन ले लिए होंगे। चलिए, अच्छी बात है। इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक, अब हम बात करते हैं तो कारकों के आधार पर, किसके आधार पर? कारकों के आधार पर हीमोफीलिया 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया? 2 प्रकार के होते हैं। कारकों के आधार पर हीमोफीलिया कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, देखते हैं हम लोग कौन कौन से प्रकार के होते हैं। एक जो होता है हीमोफीलिया ए होता है। फर्स्ट कौन सा होता है? हीमोफीलिया ए। दूसरा जो होता है हीमोफीलिया बी होता है। हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी, तो 2 होते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं? हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। कौन से होते हैं? हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। तो जो हम मुख्यतः जो अध्ययन करते हैं, वो हम किसका अध्ययन करते हैं? हीमोफीलिया बी का। किसका अध्ययन करते हैं हम लोग? हीमोफीलिया बी का। ठीक, तो ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स एब्सेंट होता है। इसमें जो होता है हीमोफीलिया में, जो ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर होते हैं, वो क्या होते हैं? एब्सेंट होता है, जिसके कारण इसमें जो ब्लड का थक्का नहीं बन पाता है। लेकिन इसमें जो होता है प्रेजेंट होते हैं। जो हीमोफीलिया ए जो होता है, इसमें क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं पाए जाते हैं। जो ब्लड को थक्का जमाते हैं, वह फैक्टर क्या होते हैं? इसमें एब्सेंट होते हैं। तो इस आधार पे हम देखा जाए, अब हम बात करते हैं कि मुख्य कारकों का, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? इसका हीमोफीलिया का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक, तो हमने बताया था जो हीमोफीलिया होता है, यह मुख्यतः किस जीन पे पाया जाता है? गुणसूत्र के यक्स जीन। कौन सा? इसके जो जीन पाया जाता है उसका किस पे पाया जाता है? यक्स क्रोमोसोम पर। कौन से क्रोमोसोम पर पाया जाता है? ठीक है, यक्स क्रोमोसोम। ठीक, इसलिए हम क्या कहते हैं? लिंग संलग्न रोग कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? लिंग संलग्न रोग कहते हैं। तो यक्स क्रोमोसोम की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे जो जीन है, जो अगर हम फैक्टर का है, जो अगर हम फैक्टर को हम दिखाते हैं, उसे हम क्या दिखाएंगे? स्टार से दिखाएंगे। जो फैक्टर जो जिसपे जीन उपस्थित होगा इस रोग का, उसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे? स्टार से प्रदर्शित करेंगे यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? इसके 5 कंडीशन होते हैं। कितने कंडीशन होते हैं?
5 कंडीशन। पहला होता है यक्स यक्स, दूसरा भी यक्स यक्स, तीसरा भी यक्स यक्स, ठीक, चौथा होगा यक्स और वाई, और पांचवा भी यक्स और वाई। ठीक, अगर मान लीजिए कि यह जो लिंग संलग्न जो रोग होता है, ठीक है, जो हीमोफीलिया का जो जीन होता है, अगर ये किसी पे नहीं एब्सेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, ये सामान्य स्त्री होगी, सामान्य स्त्री या महिला की हम बात करते हैं, नॉर्मल स्त्री होगी इसमें। ठीक, क्या होगी, सामान्य स्त्री होगी। ठीक, अगर मान लीजिए किसी एक पे कारक उपस्थित होता है तो वह क्या हो जाएगी, वाहक स्त्री, रोग वाहक, क्या लिखेंगे, रोग वाहक महिला या स्त्री। ठीक, वाहक होगी लेकिन इसके रोगी नहीं होगी, यह केवल क्या करेगी, माध्यम बनेगी, इस रोग के प्रसार का क्या बनेगी, माध्यम बनेगी, लेकिन इस रोग, यह जो रोग का कारक इसमें दिखेंगे नहीं। तीसरा जो कंडीशन है, मान लीजिए इस पे दोनों पे यह जीन उपस्थित हो। ठीक, अगर दोनों पे यह जीन उपस्थित होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा कि भ्रूणी अवस्था में ही, भ्रूणी अवस्था में स्त्री की जो बच्ची होगी, संतान होगी, संतान की मृत्यु हो जाती है। मतलब ऐसे क्या होते हैं, जन्म से पहले इसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाती है। इस अगर ये दोनों पे जीन उपस्थित होंगे तो ऐसे जो संतान होगी उसका जन्म होगा ही नहीं, क्या नहीं होगा, जन्म नहीं होगा, और वह जन्म से पहले ही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, भ्रूण में ही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, भ्रूणी अवस्था में मृत्यु हो जाएगी, किसकी, जो स्त्री या संतान होगी, कौन सी, अरे भाई यक्स यक्स होगा, तो हमने बताया जो यक्स यक्स गुणसूत्र होगा वो नर में होगा, सॉरी मादा में होगा, और यक्स वाई गुणसूत्र किसमें होगा, पुरुष में होगा। तो हमने कहा कि इसके जो लक्षण केवल किस पे दिखते हैं, यक्स क्रोमोसोम पर दिखते हैं, यानी यह यक्स संलग्न रोग होता है। कौन सा संलग्न रोग होता है, यक्स संलग्न रोग होता है। तो इसके जो जीन होंगे किस पे दिखेंगे, यक्स पे दिखेंगे। तो ऐसा जो संतान होगा, जो लड़का होगा, वह कैसा होगा, रोग ग्रसित होगा, रोग ग्रसित लड़का होगा, यानी पुरुष होगा। कैसा होगा, रोग ग्रसित होगा, यानी कैसा होगा, ये आनुवंशिक रोगी होगा, हेमोफिलिक रोगी होगा। अगर देखिए इसमें, क्योंकि इस पे तो दिखेगा नहीं, तो ये कैसा होगा, सामान्य होगा। इस चीज़ को आप ध्यान समझिएगा। इस चीज़ को अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया, यह चीज़ अगर आपके समझ में आ गया तो समझ लिया हीमोफीलिया रोग आपको एकदम से आ जाएगा। आप किसी भी प्रकार का अगर इसमें क्वेश्चन आएगा तो आप इसे आसानी से कर सकेंगे। तो ये जो होगा कैसा होगा, यक्स क्रोमोसोम, ये जो गुणसूत्र होता है, यानी कि जो यह रोग होता है, जो हीमोफीलिया जो रोग होता है, जिसके जो जीन होते हैं वह किस पर उपस्थित होते हैं, यक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित, केवल किस पे पाए जाते हैं, यक्स क्रोमोसोम। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, यक्ष संलग्न रोग कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, यक्ष संलग्न, यानी यक्ष लिंग संलग्न रोग कहते हैं। तो यहाँ पे 5 कंडीशन मिलता है कि अगर मान लीजिए दोनों सामान्य हैं, दोनों पे अगर किसी पे अगर यह जीन नहीं उपस्थित है, ठीक, कौन सा जीन, हीमोफिलिक जीन नहीं उपस्थित है, तो जो संतान होगी कैसी होगी, समान स्त्री होगी, जो संतान होगा वो क्या होगा, समान होगा। अगर मान लीजिए किसी एक पर होगा, एक जीन पे नहीं होगा और एक जीन पे होगा, तो ये क्या हो जाएगा, रोग वाहक स्त्री होगी। कौन सा होगा, रोग का केवल वाहक करेगी, इसलिए लेकिन यह रोगी नहीं होगी, यह केवल क्या करेगी, रोग वाहक होगी। अगर तीसरा कंडीशन क्या कहता है, अगर मान लीजिए दोनों पे यह जीन उपस्थित होंगे, किस पे होंगे, दोनों पे अगर होते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इस बच्ची का जो संतान होती है उसकी भ्रूणी अवस्था में ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी कि ऐसे लोग होते हैं हमसे संतान का जन्म ही नहीं होता है और भ्रूणी अवस्था में, यानी भ्रूण में ही, यानी गर्भ में ही इनका देहांत हो जाता है। तीसरा जो कारण है, चौथा कारण होता है, यह केवल यक्स संलग्न में तो केवल यक्स पे ही पाया जाएगा, वाई पर नहीं पाया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह जो संतान होगा रोग ग्रसित पुरुष यानी रोगी होगा। और पांचवा जो कंडीशन अगर किसी में है तो यह सामान्य पुरुष होगा। कैसा पुरुष होगा, समान होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो होते हैं समयुग्मजी होते हैं, क्या होते हैं, यहाँ पे ये जो होंगे समयुग्मनजी। अगर समयुग्मनजी होगा, ठीक है, अगर रोग वाहक समयुग्मनजी होगा, दोनों पे अगर उपस्थित होगा, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा
कि यह बच्चे की भ्रूणी अवस्था में मृत हो जाती है। पूछता है अगर यह समयुग्मजी अगर वर्णांध है तो क्या कंडीशन होगी। कंडीशन ये होगा कि जो संतान होगी इसमें भ्रूणी अवस्था में क्या हो जाएगी, इसकी मृत, यानी जन्म लेगा ही नहीं, जन्म से पहले इसकी क्या हो जाती है, मृत हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे एक चीज़ और हम बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसे आपने देखा एक एक्स पे और वाई पे नहीं है, इसमें रोग प्रेजेंट हो रहे हैं। इस पर एक एक्स पे दूसरे एक्स पर, एक एक्स पर है दूसरे एक्स पर नहीं है, इसलिए रोग वाहक होती है। तो होता क्या है, जब दोनों समान प्रबल होते हैं या दोनों जो जीन है गुणसूत्र होते हैं ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समान प्रबल होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, समान प्रबल होते हैं। तो जो दूसरा होता है इसके प्रभाव को कुछ क्या करता है, कम कर देता है। समान होने के कारण क्या होता है, गुणसूत्र समान होने के कारण इसके प्रभाव को कम कर देता है। तो इसलिए इसमें जो है रोग के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वह इसके जीन इसके उसके में उपस्थित होते हैं, यानी वह वाहक के रूप में काम करते हैं, यानी अगली पीढ़ी में से हस्तांतरित हो जाएगी। ठीक है, दूसरा कारण हमने बताया यहाँ एक्स पे जीन है वाई पे नहीं है, तो ये जो होता है ये अलग है, ये अलग है। तो ये क्या करता है, ये जो एक्स पे उपस्थित जीन के ये प्रभाव कम नहीं कर पाता है। जो वाई होता है एक्स पे उपस्थित जीन के प्रभाव को कम नहीं कर पाता है, इसलिए क्या होता है, रोग ग्रसित हो जाता है। क्या हो जाता है, रोग ग्रसित हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसका शॉर्ट इसके ले लीजिए क्योंकि इसकी आपको ज़रूरत बहुत पड़ेगी। ठीक, अब इसको हम मिटा दें। कि कोई टी हो गया। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन देखा जाए, क्या देखा जाए, क्वेश्चन देखा जाए। ठीक, क्वेश्चन फर्स्ट नंबर पे हम देखेंगे कि मान लीजिए कि कोई स्त्री जो है, स्त्री रोगवाहक हो, रोगवाहक हीमोफीलिया, वाहक हीमोफीलिया, क्या हो, वाहक हीमोफीलिया। ठीक, और पुरुष कैसा हो, इसका जो मतलब कोई स्त्री की शादी, कोई स्त्री वाहक स्त्री है, ठीक है, और इसकी शादी क्या होती है, पुरुष जो होता है हीमोफीलिक रोग से ग्रसित हो, हीमोफीलिक तो इनके संतान होंगे, कैसे होंगे इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो एक बार हम बात करते हैं मादा की, मादा, यहाँ हम बात करते हैं पुरुष की। ठीक, मादा क्या है, मादा में गुणसूत्र कौन होते हैं, यक्स और यक्स। पुरुष में क्या होते हैं, यक्स और वाई। तो कह रहा है कि इस कंडीशन में अगर मान लीजिए कि क्या है, हीमोफिलिक वाहक हो, तो वाहक में हमने बताया कि एक पे जीन उपस्थित होगा, एक पे जीन क्या होगा, उपस्थित होगा। दूसरा जो होता है इस पे यक्स पे उपस्थित होगा, वाई पे तो होगा नहीं। पुरुष क्यों होगी, हीमोफिलिक है, तो इसके जो जीन केवल किस पे होते हैं, यक्स गुणसूत्र पे होते हैं। तो अगर इनके बीच क्रॉस होता है तो यक्स और वाई, इस पे जीन है और इस पे जीन है। ठीक, तो इसके द्वारा इसे कराया जाएगा, तो यक्स और यक्स एक पे जीन होगा, यक्स एक पे जीन होगा, यक्स इस पे भी जीन होगा। ठीक, यक्स और वाई ये नॉर्मल होंगे और यक्स इस पे जीन होगा और वाई, क्योंकि इसके साथ इससे हुआ यक्स और यक्स, ठीक, इसके साथ हुआ तो ये दोनों यक्स पे ऊपर, इस पे भी इस पे भी दोनों। अब वाई, यक्स और वाई तो नॉर्मल है, यक्स। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखा जाए जो होगा, तो यहाँ पे अगर इस कंडीशन जो होता है यक्स और यक्स, तो ये क्या आ जाएगी, स्त्री, हमने पीछे बताया अभी, तो ये स्त्री क्या होगी, रोग वाहक होगी। क्या होगी, रोग वाहक स्त्री होगी, जो संतान होगी कैसी होगी, रोग वाहक होगी। ठीक, दूसरा कंडीशन कहता है कि दूसरे कंडीशन में अगर देखा जाए तो इस पे भी जीन है, इस पे भी जीन है, तो इसी जो स्त्री होगी कैसी होगी, तो ये जो होगी क्या हो जाएगी, भ्रूणी अवस्था में इसकी मृत हो जाएगी, भ्रूणी अवस्था में मृत्यु हो जाएगी। ठीक, भ्रूणी अवस्था में मृत हो जाएगी। तीसरा जो कंडीशन कह रहा है
यक्स और यहाँ पे हम ले लेते हैं यक्स और वाई, ये क्या हो जाएगा, रोगी पुरुष हो जाएगा, रोगी पुरुष हो जाएगा। और चौथा कंडीशन जो होता है, चौथे खाने में क्या है, यक्स और वाई है, तो क्या हो जाएगा, सामान्य पुरुष। तो इनका जो प्रतिशत कितना आ जाएगा, यानी एक 25% हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 25%, ये भी 25%, ये भी क्या हो जाएगा 25%। ठीक, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कह रहा है कि अगर मान लीजिए जो स्त्री रोगवाहक हीमोफिलिक रोगवाहक स्त्री की शादी किसी हीमोफिलिक रोग से पीड़ित पुरुष के साथ होती है, तो इनमें जो संतानें होगी 25% कैसे जाएंगी, रोगवाहक होगी स्त्री, और 25% जो स्त्रियां होंगी जो संतानें में होगी वह कैसे भ्रूणी अवस्था में इनकी क्या हो जाएगी, मृत हो जाएगी, जन्म ही नहीं होगा। और 25% क्या हो जाएगा, रोगी पुरुष होंगे, और 25% क्या हो जाएंगे, समान पुरुष हो गए। बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, इसका साथ स्क्रीन ले लीजिए आप लोग, फिर मैं इसको मिटा दूँ, हो गया होगा, अच्छी बात है। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो पूछ रहा है कि सामान्य स्त्री यानी महिला की शादी या विवाह हीमोफिलिक रोगी पुरुष के साथ होती है तो संतान होंगे, क्या होंगे, संतान। देखा जाए हम लोग तो कह रहा है समान स्त्री हो और हीमोफिलिक रोगी हो। ठीक, तो इनकी अगर बात होती है तो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं मादा या स्त्री की बात करते हैं ना, स्त्री हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुरुष, स्त्री और पुरुष। तो स्त्री में क्या होता है, यक्स और यक्स गुणसूत्र होते हैं, पुरुष में क्या होता है, यक्स और वाई। तो कह रहे हैं स्त्री क्या है, समान है, यानी इस पे हीमोफिलिक रोग नहीं है, जीन नहीं है, और इस पे हो। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हम निकालते हैं भैया, यक्स और यक्स स्त्री हो जाएगा, यक्स और वाई, इस पे जीन है, तो यहाँ से हो जाएगा यक्स हो जाएगा, और यक्स यहाँ पे भी वही चीज़ हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स और वाई। तो यहाँ पे देखिए दो जो कंडीशन है, यानी 50% जो होंगे कैसी होंगी, रोगवाहक होंगी, रोगवाहक स्त्री होंगी। ठीक, और अगर जो 50% अगर देखा जाए तो क्या हो जाएंगे, 50% सामान्य पुरुष होंगे। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज़ और हमको नया चीज़ मिला है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चीज़ और मिला है। तो अगर मान लीजिए यह जो रोग होता है पिता से पुत्री में, पिता से किससे जाता है, पुत्री में, और ठीक ये जो जीन होता है पिता से पुत्री में, और माता से किसमें जाता है, पुत्र में जाता है। ठीक, यह जो रोग होता है एकदम दिमाग से बैठा दीजिएगा कि जो होता है पिता से पुत्री में जाता है और जो माता से उसके पुत्र में जाता है। तो इस तरह से संबंधित अगर आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो इसे आप आसानी से हल कर सकते हैं, और इसको आज आप हल करने का प्रयास करिएगा, आपके बुक में होगी तो। ठीक, अगले टॉपिक हम इसका जो लेकर आएंगे, जो वर्णान्यता है, हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। और तब तक के लिए अगर मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मनोबल थोड़ा बढ़ेगा, तो मैं और बेहतर करने से और जल्दी वीडियो बनाने का प्रयत्न करूँगा। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।